2019 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए गठबंधन में हैं लोग, उनकी स्थिति पहले से कमज़ोर ना हो गई हो। क्यों? बिहार से शुरू करते हैं। छोटा सा प्रांत है, आप उत्तराखंड से शुरू करिए। सारी सीटें इनकी थी, आज आधी सीटें नहीं जीत पाएंगे। सारी सीटें इनके पास थी कर्नाटक में, आधी से कम जीतेंगे। मध्य प्रदेश की यही दशा है, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तो खरीद फरोख्त करके गिरा दिया, लेकिन जो सबकी सब सीटें भाजपा के पास थीं, सारे एमपी भाजपा के जीते थे। आज आधी आधी सीटें बढ़ जाएं तो बहुत है। राजस्थान में आधी सीट नहीं मिलेगी, पिछले 2019 के लोकसभा में सारी सीटें इनकी थी। गुजरात में सारी सीटें इनकी थी, 26 की 26। आज गुजरात की स्थिति यह है कि आधी सीटें यह हार जाएंगे, हरियाणा में हार जाएंगे, पंजाब में बोहनी नहीं होगी, हिमाचल प्रदेश में भी आधी सीटें हार जाएंगे। कहाँ जीत रहे हैं बताइए ना। महाराष्ट्र की स्थिति ये होगी कि सबसे बड़ा घाटा महाराष्ट्र में इनको होगा, अकेले महाराष्ट्र में 25 सीट का घाटा होगा। बिहार की बात किया आपने, 40 सीटों में 39 सीटें इनके पास थीं, 40 में 39 एनडीए के एमपी जीते थे, आज 5 नहीं जीत पाएंगे। मैं इस वक्त उस शख्सियत से बात कर रहा हूं जिनका नाम अफजाल अंसारी, सांसद हैं, 2 बार सांसद, 5 बार विधायक, और सांसदी मात्र 8% मुसलमानों की वोट पर ये जीतते हैं। और यही वजह है कि पूरे भारत में उन लोगों के किरकिरे बन जाते हैं, उन लोगों की आंख पे चढ़े हुए हैं कि शख्स के अंदर क्या खूबी है कि 8% की आबादी पे ये सांसद बनते हैं। इसकी वजह यह है कि आप खुले मन से, खुले दिल से सच्ची बात कहने के लिए मशहूर हैं। इसीलिए आज मैं इनसे जानना चाहता हूँ, सामने 2024 की परीक्षा अगर पास करनी है तो जनता के जख्मों पर मलहम लगानी पड़ेगी। कब तक ध्यान बांटने के लिए फालतू खबरें चला करके, जिसमें जनता के रोजी रोटी की कोई समस्या न हो, जिसमें उनकी बढ़ती हुई महंगाई और फैली हुई अराजकता और सारे सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई तरीका न हो, तो निराश है नौजवान। पढ़ लिख के बैठे हैं, परिश्रम करके बैठे हैं, माँ बाप की सारी कमाई पूंजी में लगा दिया पढ़ने में, और आज उनकी उम्र ख़त्म हो रही है। जिस देश का नौजवान निराश हो जाएगा, जो देश का कर्णधार था, उस देश के भविष्य का क्या होगा? भगवान ही भला करे, इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये जितनी कृपालु महाराज ये लोग अडानी अंबानी और उनके कर्ज माफ़ करने के लिए कृपा दिखाते हैं, उतना गरीबों के ऊपर कल्याण करने के लिए कृपा दिखा दें तो बहुत कुछ भला हो जाए। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उन्होंने बारिश का तो बहाना किया और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ बारिश नहीं हुई है, लोग किसान परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमने बीज देने के लिए घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया है, बीज दी जाएगी, लेकिन सूखाग्रस्त नहीं ऐलान कर रहे हैं। इस पे क्या करना पड़ा? भाई दोनों ग्रस्त है। यहाँ गाज़ीपुर में बैठक हुई थी दिशा कमेटी की, उसमें ये सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया शासन को ये प्रस्ताव संदर्भित किया जाए कि गाज़ीपुर को सूखा घोषित किया जाए लेकिन सूखा नहीं घोषित किया। अब बाढ़ से के प्रकोप से 1/3 हिस्सा गाज़ीपुर का सिधौना से शुरू होता है और अंतिम छोर आपका लोहारपुर पलियां तक, ये पूरी तरह से गंगा की बाढ़ से
प्रभावित हुआ है, बह गया है, फसलें बर्बाद हुई हैं, बहुत बड़ा हिस्सा, 1/3 हिस्सा। इनको बाढ़ राहत के नाम पर अब ये कहते हैं कि जब तक हर घर में पानी न घुस जाए, जब तक राहत देने लायक नहीं है, तो जब कोई मर ही जाएगा तो राहत किसको दीजिएगा? अपनी सोच को बदलिए। खाने के लिए जब किसी के पास नहीं होगा, उसके मवेशी को खिलाने के लिए चारा नहीं होगा, तो मर ही तमाम है। वो इंसान कैसे सरवाइव करेगा? अगली फसल के लिए आप कह रहे हैं बीज दे देंगे, पता नहीं आप किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, पता नहीं आप किसको पड़ताल में मानेंगे कि नहीं कि सूखा था ये क्षेत्र की नहीं था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से किस्त वसूल ली जाएगी, लेकिन जब किसानों की फसल बर्बाद होगी और उनको उसका मुआवजा देने की बात आएगी तो तमाम तरह का बहाना बना दिया जाएगा। अब जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है और इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जनता मूड बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। बिहार की राजनीति जो हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ी देर के लिए बहस के बाहर कर दीजिए, अंत में किया जाएगा। अगर देश के पटल पर देखेंगे तो हम एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां 2019 की तुलना में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए गठबंधन में हैं लोग, उनकी स्थिति पहले से कमज़ोर ना हो गई हो। क्यों? बिहार से शुरू करते हैं। छोटा सा प्रांत है, आप उत्तराखंड से शुरू करिए। सारी सीटें इनकी थी, आज आधी सीटें नहीं जीत पाएंगे। सारी सीटें इनके पास थी कर्नाटक में, आधी से कम जीतेंगे। मध्य प्रदेश की यही दशा है, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तो खरीद फरोख्त करके गिरा दिया, लेकिन जो सबकी सब सीटें भाजपा के पास थीं, सारे एमपी भाजपा के जीते थे। आज आधी आधी सीटें बढ़ जाएं तो बहुत है। राजस्थान में आधी सीट नहीं मिलेगी, पिछले 2019 के लोकसभा में सारी सीटें इनकी थी। गुजरात में सारी सीटें इनकी थी, 26 की 26। आज गुजरात की स्थिति यह है कि आधी सीटें यह हार जाएंगे, हरियाणा में हार जाएंगे, पंजाब में बोहनी नहीं होगी, हिमाचल प्रदेश में भी आधी सीटें हार जाएंगे। कहाँ जीत रहे हैं बताइए ना? महाराष्ट्र की स्थिति ये होगी कि सबसे बड़ा घाटा महाराष्ट्र में इनको होगा, अकेले महाराष्ट्र में 25 सीट का घाटा होगा। बिहार की बात की आपने, 40 सीटों में 39 सीटें इनके पास थीं, 40 में 39 एनडीए के एमपी जीते थे, आज 5 नहीं जीत पाएंगे। झारखंड में जो कुकर्म हो रहा सरकार गिराने का, खरीद फरोख्त, आज आम जनता में इतना गुस्सा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में इनका सफाया होगा, उड़ीसा में इनका सफाया होगा। कहाँ देश का एक प्रांत बता दीजिए जहाँ 2019 की तुलना में ये 2024 में बेहतर स्थिति में हो। जहाँ तक यूपी का सवाल है तो इनको 80 में 81 सीट हम दे दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में 80 में 81 सीट जीतेंगे। होने दीजिए चुनाव, पता लग जाएगा, पैर के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में 81 सीट भी इनको मिल गई तो भी ये क्या कर सकते हैं, 200 से भी नीचे रहेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में भी उल्टी गिनती हुई, जैसी कि पूरी उम्मीद है, तो केंद्र की सरकार का खात्मा ही नहीं होगा, अपने पुराने परफॉर्मेंस का आधा भी ये नहीं स्कोर कर पाएंगे। हाँ, ये बताइए हमको आप कि भ्रष्टाचार के नाम पे ये सरकार आई थी। विनोद राय खास तौर इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक फिगर पेश किया, इससे कांग्रेस सरकार गिर गई। फिर उसे माफ़ी भी मांगते हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म भी नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होने की तो बात कहना बेकार की बात है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा और अब वो भ्रष्टाचार जो कभी पर्दे में या छुप के हुआ करता था,
अब सीना जोरी के साथ अब कल इन्हीं को देख लो। कल सरकारी कर्मचारियों के, बड़े बड़े कर्मचारियों के 22 ठिकानों पर छापा पड़ा है इनकम टैक्स का, कानेपुर, लखनऊ में। आप बयान मीडिया के लोग हो, बड़ी प्रमुखता से छापते हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है 1 महीने के अंदर सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, IAS, PCS अपनी चल अचल संपत्ति और अपने खातों का और लेन देन का हिसाब सार्वजनिक करें। मैं चुनौती देता हूं, करा दें। एक दरोगा का, एक इंस्पेक्टर का, थाने के इंचार्ज का, एक क्षेत्र अधिकारी का, एक SP का, DM और SDM का, तहसीलदार का अगर उजागर करा दिया जाए तो उनकी औकात इनके मंत्रिमंडल में बैठे हुए मंत्रियों की औकात से कई गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है। इतना अकूत धन लूटा है इन्होंने। थाने बिक रहे हैं, महीना रेट फिक्स है, हर चीज से वसूली हो रही है। किससे छिपा है? जनता में अब कुछ नहीं छिपा है। जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और जवाब देगी। विनोद राय ने जो खासतौर पर भ्रष्टाचार का नाम लिया था, उस पर देखिए, जो खुद ही माफ़ी मांग लिए। इतनी बड़ी विभूति हमारे बगल के पड़ोस के परसा गांव के निवासी हैं। वो एक टीम थी, क्यों खाली उनका नाम ले रहे हैं? अन्ना हजारे को क्यों भूल जाते हैं? एक टीम थी, एक स्कैंडल था और उस स्कैंडल ने इन लोगों को वरदान दे दिया। अब क्यों विनोद राय की बात कर रहे हैं? वो तो हयादार आदमी है, माफ़ी मांग लिया। क्यों नहीं मोदी जी की बात करते, जो जब 64 रुपये लीटर पेट्रोल था तो कहते थे इतना महंगा पेट्रोल। जब 60 रुपये का डॉलर था, इतना महंगा डॉलर। जब वो दुत्कारते थे उस सरकार को कि इतना महंगा सिलेंडर 400 रुपये का। आज क्या स्थिति है? वो तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। उनको तो कहना चाहिए था कि भाई हमको देश की जनता माफ़ करे आज 100 रुपये लीटर। उन्होंने ही तो कहा था कि एक ही टैक्स सारे देश में लगाया जाएगा, GST स्वीकार कर लो। ये टैक्स पूरे देश में, एक टैक्स हर चीज़ पर। आज लीकर को अलग कर दिया उससे, आज डीजल पेट्रोल उससे अलग। क्यों? आप लीजिए इनको भी GST के दायरे में। आज भी 60-65 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिकने लगेगा। लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं ये गवर्नमेंट पैसा वसूलती है और जो वसूल लेती है उससे विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। तो जब ये ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो इनके संचालन व्यवस्था में काम करने वाले ये अधिकारी ये तो समझ रहे हैं कि अवसर है, गंगा नहा लो, जितना चाहे डुबकी लगा लो। अचाटा गांव के एक्सीडेंट पे आपका क्या कहना है? अभी मैं जा रहा हूँ, आज जुमे का दिन है, जुमे बाद इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा। हमारे भतीजे मन्नू अंसारी विधायक हैं उस क्षेत्र के, वहाँ गए थे वो। एक तरह से देखा जाए तो मेरे लोकसभा क्षेत्र का ये गांव नहीं है, लेकिन मेरे जनपद का गांव है और इतनी हृदय विदारक घटना हुई है। मैंने अपने तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा था। हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है जिन लोगों के परिवार के लोग इस हादसे में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो अनुमन्य सरकारी सहायता है इस परिवार को दिलाया जाए। आज जा रहा हूँ, उनको सांत्वना भी दूंगा और इस दिशा में भी प्रयास करूँगा।